ये वीडियो देखने से पहले चैनल पर जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 देखें। खैर, इन 8 नीचिन तलवारों या हथियारों में से सबसे पहले आती है वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका की नीचिन तलवार दी ब्लू नीचिन स्वॉर्ड। ये हमें डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज के पहले सीजन के पहले एपिसोड में ही दिखाई देती है। अब इस ब्लू नीचिन तलवार का नीला कलर सिंबलाइज करता है वाटर को यानी पानी को, क्योंकि इस नीचिन तलवार का ओनर यानी वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका वाटर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व भी काफी ज्यादा शांत और गंभीर है, बिल्कुल पानी की तरह। और जैसा की मैंने तुमको पहले ही बताया कि नीचिन तलवार अपने ओनर या बिल्डर के ब्रीदिंग टेक्निक और उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपना कलर बदल लेती हैं। अब हाशिरा के बारे में भी हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने अभी तक तुम लोगों को इसी तरह से कितनी वीडियोस प्रॉमिस कर दी हैं? काफी ज्यादा हो गई है ना? बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा मित्रों। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी नीचिन तलवार की ओर, जिसे हमने एनिमे में एक्शन में देखा है, और वो है इंडिगो ग्रे स्वॉर्ड्स। अब ये 2 नीचिन तलवारों का एक जोड़ा है और इंडिगो कलर रिप्रेजेंट करता है बीस्ट को, जो कि इस्तेमाल की जाती है इनोसुके हाशिरामा। एक मिनट, हाशिरामा? सॉरी, हाशिबिरा, इनोसुके हाशिबिरा के द्वारा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इनोसुके इस्तेमाल करता है बीस्ट स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक का। वहीं बात करें इसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की, तो इनोसुके की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व भी काफी ज्यादा बीस्टली है, क्योंकि उसने अपनी काफी सारी जिंदगी घने पहाड़ों में बिताई है, इसलिए उसके भीतर एक बीस्ट जैसी काफी सारी क्वालिटीज हैं। जैसे कि वो काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर यानी गुस्सैल है और काफी ज्यादा घमंडी भी। और पहाड़ों में रहने के कारण उसके पास है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, और उसकी इन्हीं खूबियों के कारण इनोसुके डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज का मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। क्योजोरो रिंगोकू, तांजिरो कामादो और लास्ट बट नॉट लीस्ट नेजुको कामादो के बाद। खैर, इनोसुके की उन सभी क्वालिटीज के अलावा मुझे जो उसकी सबसे ज्यादा बीस्टली लाइक क्वालिटी लगती है वो है उसका डीमंस को मारने का तरीका, क्योंकि जहां पर दूसरे डीमन स्लेयर्स डीमंस को जितना हो सके उतना ह्यूमनली मारने की कोशिश करते हैं, वहीं इनोसुके डीमंस को काफी दर्दनाक तरीके से मारने में विश्वास रखता है। और जो बात उसकी नीचिन तलवारों में निकले आरी जैसे दांतों को देखकर ही साफ हो जाती है। वैसे अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि इसकी नीचिन तलवारें पहले से ही इसी तरह से बनकर आती होंगी, तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि अपने दोनों नीचिन तलवारों की धार पर आरी जैसे दांत निकालने वाली कारीगरी को लॉर्ड इनोसुके हाशिबिरा ने अपने स्वयं के कर कमलों से अंजाम दिया है। जी हाँ, इसकी नीचिन तलवारें भी बाकी की नीचिन तलवारों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल बनकर आती हैं, लेकिन सपाट धार में इनोसुके को वो बीस्ट वाली फीलिंग ही नहीं आती है जब तक उसमें आरी जैसे दांत ना हो तब तक। अब तुम लोग कहोगे कि ठीक है सिंगलेश, हम समझ गए कि इनोसुके अपनी नीचिन तलवारों की धार पर आरी जैसे दांत इसलिए बनाता है ताकि वो डीमंस को दर्दनाक तरीके से मार सके, लेकिन वो कितना ही ज्यादा दर्दनाक होता होगा। तो देखो मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज के सीजन 2 के एक छोटे से पार्ट को, जिसमें लॉर्ड इनोसुके आरी की खूबी से लैस अपनी 2 नीचिन तलवारों का एकदम उत्कृष्ट प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो कितना ज्यादा ब्रूटल या दर्दनाक है ये तुम लोग डिसाइड कर लेना। अब आती है हमारी अगली यानी तीसरी नीचिन तलवार दी येलो स्वॉर्ड, जो सिंबलाइज करती है थंडर को, और ये तलवार इस्तेमाल की जाती है जेनित्सु अगात्सुमा के द्वारा, और जेनित्सु इस्तेमाल करता है थंडर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक का। अब जेनित्सु की नीचिन तलवार काफी यूनिक है, क्योंकि जहां पर दूसरी नीचिन तलवारें अपने ओनर के ब्रीदिंग स्टाइल और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करती हैं, वहीं जेनित्सु की नीचिन तलवार पूरी तरह से पीले रंग की ना होकर उस पर पीले रंग के थंडर बोल्ट का पैटर्न बना है, यानी पीले रंग की आसमानी बिजली जैसी छाप। अब भले ही हमें ये बात क्लियर नहीं किया है कि आखिर जेनित्सु की नीचिन तलवार पर ऐसा थंडर बोल्ट जैसा पैटर्न क्यों बना है, लेकिन जो भी हो, उस थंडर बोल्ट पैटर्न के साथ इसकी नीचिन तलवार देखने में एकदम धांसू लगती है। अब वही बात करें जेनित्सु की पर्सनैलिटी की, तो काफी ज्यादा रुतड़ू बंदा है और जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन करके काफी बड़ी गलती की है और वो कभी भी किसी डीमन के हाथों मारा जाएगा और उसका भोजन बन जाएगा। इसलिए वो जल्द से जल्द विवाह करके उसके साथ आने वाले अथाह प्रेम को प्राप्त कर लेना चाहता है, ताकि मरणोपरांत इसको इस बात का गिल्ट या पछतावा या ग्लानि ना हो कि यार मरने से पहले ना वो कर लेना चाहिए था। यानी सिंपल आसान भाषा में जेनित्सु की पर्सनैलिटी यानी उसका व्यक्तित्व यानी उसका स्वभाव कावर्डली यानी डरपोक किस्म का है। मगर किंतु परंतु लेकिन मित्रों, जिस तरह से हर अम्बी के भीतर एक अपरिचित छिपा रहता है, ठीक उसी तरह से हमारे जेनित्सु के भीतर छिपा है एक दूसरा जेनित्सु, जिसको मैं कहकर बुलाता हूँ थंडरबोल्ट जेनित्सु यानी आकाशीय विद्युत जेनित्सु। और इसकी इस पर्सनालिटी को पश्चिमी राष्ट्र की एक भाषा अंग्रेजी में यानी वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश में कहते हैं बैड एस। रवि कुमार। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब जेनित्सु की इसी दूसरी पर्सनालिटी के बैडनेस के लेवल को तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ इस छोटी सी वीडियो क्लिप को।
अब जेनित्सु की दूसरी पर्सनैलिटी तब बाहर आती है जब वो डर के मारे बेहोश हो जाता है, और जब उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसके बॉडी के कंट्रोल में होती है तो देख के ये यकीन ही नहीं होता कि ये वही बंदा है जो अभी थोड़ी देर पहले डर के मारे कांप रहा था और अपने कुंवारेपन पर रोए जा रहा था। खैर, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी चौथे नीचिन तलवार की ओर, यानी ऑरेंज रेड सोर्ड की ओर, जो कि इस्तेमाल की जाती है फ्लेम हशरा क्योजुरो रेंगोकू के द्वारा। अब जैसा कि रेंगोकू फ्लेम स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसकी नीचिन तलवार भी फ्लेम यानी आग की लपटों के रंग के जैसी दिखाई पड़ती है। अब क्योजुरो रेंगोकू की नीचिन तलवार जेनित्सु की नीचिन तलवार जैसी है। कहने का मतलब ये है कि रेंगोकू की नीचिन तलवार पर भी फ्लेम लाइक पैटर्न बना है, यानी रेंगोकू की नीचिन तलवार रेंगोकू के ब्रीदिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज ना करके बल्कि उसके ब्रीदिंग टेक्निक के एलिमेंट यानी फ्लेम एलिमेंट के फ्लेम्स यानी आग की लपटों जैसा पैटर्न अपने ऊपर शो करती है, बिल्कुल जेनित्सु के येलो नीचिन तलवार के थंडर पैटर्न की तरह। अब वहीं बात करें रेंगोकू की पर्सनालिटी की, तो वो काफी ज्यादा बहादुर है और अपने मोराल्स यानी नैतिकता पर कायम रहता है। और आखिर क्यों नहीं रहेगा, उसको ये सारी बातें उसकी स्वर्गवासी माताजी ने जो सिखाई थी। इसी के साथ उसके भीतर डिमंस को मारने की एक जलती हुई तीव्र यानी इंटेंस ललक यानी चाह है, बिल्कुल किसी भयानक आग से निकलती हुई तेज लपटों की ऊष्मा की तरह है। और सच कहता हूँ कि आज भी जब मैं रेंगोकू की वो मुगन ट्रेन की एंड वाली फाइट देखता हूँ ना, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी गूज़बम्प्स आ जाते हैं भाई साहब। Flame breathing. Esoteric art! Set your heart ablaze. Overcome your limits! अब हम इसी के साथ आते हैं अपनी पांचवी नीचिन तलवार पर, यानी लेवेंडर ब्लू सॉर्ड पर, जो कि इस्तेमाल की जाती है इंसेक्ट स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक यूजर हाशिरा शिनोबु कोचो के द्वारा। अब इंसेक्ट स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक यूजर हाशिरा शिनोबु कोचो अपनी तलवार को पॉइजन स्टिंगर कहकर बुलाती है, और जैसा कि उसकी तलवार का नाम है, वो अपनी तलवार से डिमंस को मारने के लिए उनके शरीर पर एक स्टिंग यानी डंक मारती है, बिल्कुल किसी इंसेक्ट यानी कीड़े की तरह। अब याद है मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के पार्ट 1 में डिमंस की कमजोरियों के बारे में बताया था कि सूरज की रोशनी और इन नीचिन तलवारों जो कि अगेन सूरज की ही रोशनी को एब्जॉर्ब करके डीमंस को मारने के काम में लाई जाती हैं। इन दोनों के अलावा भी डीमंस की एक और कमजोरी है, और वो है विस्टीरिया जहर, जो कि विस्टीरिया पेड़ों की पत्तियों से बनाया जाता है। और अगर ये विस्टीरिया जहर किसी भी डीमन के शरीर के भीतर एंटर कर गया तो ये जहर उन्हें पैरालाइज करने के साथ ही साथ उस डीमन की रीजनरेटिंग एबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, यानी कि उस डीमन की सारी एबिलिटीज या पावर्स काम करना बंद कर देती हैं। और यही वो रीजन है कि डीमन स्लेयर कोर के जितने भी हाइड आउट या उनसे रिलेटेड जगहें हमें एनिमे सीरीज में देखने के लिए मिलती हैं, उनके चारों ओर बहुत से विस्टीरिया के पेड़ लगे हुए दिखाई देते हैं, ताकि डीमंस उन जगहों से दूर रहें, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको बताया कि विस्टीरिया उनकी कमजोरी है। अब इसी के साथ हम वापस आते हैं शिनोबु कोचो की तलवार पर। अब शिनोबु अपनी नीचिन तलवार को इसी विस्टीरिया जहर से इक्विप करके रखती है, और जब उसका किसी डीमन से इनकाउंटर होता है तो डिपेंडिंग ऑन उस डीमन की रैंक कितनी है, शिनोबु अपनी विस्टीरिया से भीगी तलवार का इस्तेमाल करती है डीमंस के शरीर में जहर को इंजेक्ट करने के लिए। जी हाँ, डीमन स्लेयर एनिमे में डीमंस की भी रैंक्स हैं, डिपेंडिंग कि वो कितने पावरफुल या शक्तिशाली हैं, यानी डीमंस को कमजोर से लेकर ताकतवर तक रैंक किया गया है। वैसे डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा ताकतवर डीमंस डीमन लॉर्ड मुजान किबुत्सु जी के अंडर काम करने वाले 12 डीमंस हैं, जिन्हें 12 अपर रैंक डीमंस या 12 किजुकी कहते हैं। और ये 12 अपर रैंक डीमंस डीमन लॉर्ड मुजान किबुत्सु जी के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर डीमंस हैं पूरी सीरीज में। खैर, अब इस सब्जेक्ट को भी हम लोग किसी अलग वीडियो में लपेटेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इस टॉपिक पर भी हम लोग किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। वैसे मैंने अभी तक तुम लोगों को इसी तरह से कितनी वीडियोस प्रॉमिस कर दी हैं। खैर, अब इसी के साथ जहां पर दूसरे डीमन स्लेयर की नीचिन तलवारें नॉर्मल नीचिन तलवारों जैसी हैं, खैर मेजॉरिटी डीमन स्लेयर्स की तो होती ही हैं, वहीं शिनोबु की नीचिन तलवार ना होकर काइंड ऑफ एक नीचिन रॉड है, जिसका एंड किसी सुई की तरह है और जो कि देखने में किसी इंसेक्ट यानी कीड़े के डंक जैसी दिखाई पड़ती है। और यही वो रीजन है कि शिनोबु अपनी नीचिन तलवार को पॉइजन स्टिंगर कहकर बुलाती है, यानी जहरीला कीड़े का डंक, मगर डीमंस के लिए। और क्योंकि शिनोबु फिजिकली भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो डीमंस को डिकैपिटेट यानी उनका सर धड़ से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि किसी का सर धड़ से अलग करने के लिए काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत लगती है, और यहाँ पर तो हम डीमंस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए शिनोबु पहले विस्टीरिया जहर से डीमंस को कमजोर करके पैरालाइज करती है और उसके बाद उनके सर को धड़ से अलग कर देती है, यानी कि शिनोबु डीमंस के नेचुरल वीकनेस यानी विस्टीरिया जहर और अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज को अपने इंसेक्ट स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक के साथ मर्ज करके डीमंस को मारने के लिए बनाती है खतरनाक मिक्सचर टेक्निक्स। अब वही बात करें शिनोबु की पर्सनैलिटी की, तो वो काफी ज्यादा स्वभाव से चंचल यानी मजाकिया है, जिसका प्रमाण हमें डीमन स्लेयर के सीजन 1 के इस सीन को देखकर पता चलता है, जिसमें वो एक डीमन से दोस्त बनने के लिए कहती है और फिर उसे दौड़ाकर मार देती है। 私たちは仲良くなれます。大丈夫、お嬢さんは鬼ですから。仲良くするのは無理なようですね。
牛の呼吸、蝶の舞、戯れ。これなら अब छठे नंबर पर हमारे फ्लैशी साउंड हाशिरा यानी लॉर्ड टेंगन उजुई की डुअल क्लीवर्स आती हैं। हाँ, वही बंदा जिसकी 3 बीवियां हैं। और जैसा कि नाम से ही साफ है कि टेंगन जिन निचरिन हथियारों का इस्तेमाल करता है वो तलवार ना होकर 2 निचरिन येलो ऑरेंज क्लीवर्स हैं, जो कि आपस में एक चेन से जुड़े हुए रहते हैं। अब इन निचरिन क्लीवर्स को तुम चाकू भी कह सकते हो, फर्क सिर्फ इतना है कि ये काफी बड़े हैं। और अगर मैं इसे और सिंपल भाषा में बोलूँ तो बड़े बड़े छुरे, जिन्हें अंग्रेजी में क्लीवर्स कहते हैं। और उजुई के केस में ये क्लीवर्स इतने बड़े और हैवी हैं कि उसे उन बड़े बड़े छुरों को अपनी पीठ पर लाद कर कैरी करना होता है। अब देखो, मुझे पता है कि तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उजुई ने अपने लिए निचरिन तलवारों की जगह पर इन बड़े बड़े छुरों को क्यों चुना। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है या तो तलवारें लॉर्ड टेंगन उजुई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फ्लैशी इनफ नहीं होंगी, और या फिर ये कंफर्ट का मामला है, क्योंकि कोई सिर्फ निचरिन तलवारों से डीमंस को मारने में विश्वास रखता है और कोई जहर और निचरिन तलवार दोनों से मारने में विश्वास रखता है, और कोई उन दोनों की जगह पर डीमंस को बड़े बड़े छुरों से स्ले करना चाहता है। खैर, अगर हम बात करें साउंड हाशिरा टेंगन उजुई की पर्सनैलिटी की, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है कि वो बहादुर है, नहीं तो हाशिरा नहीं होता, और अपने खानदान का आखिरी सर्वाइविंग शिनोबी यानी निंजा है, जिसके कारण वो एक कसम खाता है या खुद के लिए एक नियम बनाता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा अपने जीवन के हर एक दिन को फ्लैशी तरीके से जिएगा, यानी कि जिंदगी के पूरे मजे लेगा अपने मर चुके खानदान के लिए। और हाँ, इसी कसम के बाद टेंगन अपने हर एक सेंटेंस के बाद अपना वो फेमस तकिया कलाम यानी कैच फ्रेज कहना शुरू करता है, यानी कि फ्लैशी। अब टेंगन इस्तेमाल करता है साउंड स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक का, और वो अपने येलो ऑरेंज क्लीवर्स यानी बड़े बड़े छुरों से कैसा तहलका मचा सकता है वो तुम लोग खुद देख लो। खैर, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी 2 निचरिन तलवारों की ओर, यानी 7वीं और 8वीं निचरिन तलवारों की ओर, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज के हीरो तांजिरो कामादो के द्वारा, जिसमें से सबसे पहली है डल ग्रे कलर की निचरिन तलवार, जो कि तांजिरो के टीचर और फॉर्मर वाटर हाशिरा यानी साकोंजी उरोकोदाकी को बिलोंग करती है। और जब तांजिरो उरोकोदाकी के पास वाटर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो उरोकोदाकी तांजिरो को अपनी निचरिन तलवार देते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर सके। और यही वो रीजन है कि अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, जब तांजिरो उरोकोदाकी की तलवार से ट्रेनिंग करता है या फिर वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके डीमन स्लेयर कोर के सिलेक्शन टेस्ट में डीमंस को उरोकोदाकी की तलवार का इस्तेमाल करके मारता है, तब भी वो तलवार अपना कलर चेंज नहीं करती है, क्योंकि उसका ओनर पहले से ही है और वो है उरोकोदाकी। और उरोकोदाकी के अकॉर्डिंग उस तलवार ने अपना कलर पहले ही चेंज कर लिया था, और वो कलर है जैसा कि मैंने बताया डल ग्रे। अब यहाँ पर हमें निचली तलवारों के बारे में एक और बात समझ में आती है कि अगर 2 डीमन स्लेयर सेम ब्रीदिंग स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक दूसरे की निचली तलवारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं सीरीज की आखिरी निचरिन तलवार की, जिसे हमने एक्शन में देखा है, और वो है तांजिरो कामादो की खुद की ब्लैक निचरिन तलवार। और जैसा कि हमें एनिमे में दिखाया है कि ब्लैक कलर की निचरिन तलवार काफी कम लोगों ने विल्ड की है, और इसी के साथ इस ब्लैक कलर की निचरिन तलवार के बारे में लेजेंड भी है, और वो ये है कि जो भी काले रंग की निचरिन तलवार को विल्ड करता है वो काफी छोटी जिंदगी जीता है। और इसी के साथ ब्लैक कलर की निचरिन तलवार को विल्ड करने वाला कोई भी डीमन स्लेयर हाशिरा नहीं बन सका। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तांजिरो इस ब्लैक निचरिन सोर्ड के बारे में चली आ रही इन सभी सुपरस्टिशंस और लेजेंड्स को झूठा साबित करेगा और अपनी खुद की एक नई लीजेंड लिखेगा, और हाशिरा भी बनेगा, क्योंकि वही इस कहानी का हीरो है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तांजिरो इस्तेमाल करता है 2 ब्रीदिंग स्टाइल टेक्निक्स का, जिसमें से सबसे पहले है वाटर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि उसने अपने गुरु उरोकोदाकी से सीखा है, और दूसरी है सन स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक से इन्फ्लुएंस्ड हिनोकामी कागरा। अब ये ब्लैक निचरिन सोर्ड इकलौती तलवार है जो कि अपने विल्डर के दोनों ब्रीदिंग स्टाइल्स को रिस्पॉन्ड करती है, और ब्लैक एकमात्र ऐसा कलर है जो कि सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लैक कलर की निचरिन तलवारें डीमंस के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। खैर, अगर हम बात करें तांजिरो के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की, तो वो बहुत ज्यादा बहादुर है, और वो डीमंस को स्ले करने के बाद यानी उन्हें मारने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। यानी उसका व्यक्तित्व काफी मर्यादित व्यक्ति वाला है, यानी उसकी पर्सनालिटी को तुम पश्चिमी भाषा अंग्रेजी में एक ट्रू जेंटलमैन वाली पर्सनालिटी कह सकते हो, और जो बात इस सीन को देखकर साफ हो जाती है। तुम्हें 夜に一人をどうして俺兄ちゃんを誰だっけ。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくる時は。
तो मित्रों ये थी वो 8 नीचे तलवारें जिन्हें हमने अभी तक डीमन स्लेयर के दोनों सीजन्स में एक्शन में देखा है। इसी के साथ मैंने 4 मार्च को अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 का पहला स्पेशल एपिसोड देख लिया था, जो कि 1 घंटा लंबा था। और उसे देखने के बाद मेरे मन में अटैक ऑन टाइटन के सारे सीजन्स को देखने की फिर से इच्छा हुई, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन को देखे काफी लंबा समय हो गया था। इसलिए उसकी स्टोरी में भूल गया था, ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मोटा मोटा स्टोरी मुझे याद थी, लेकिन स्टोरी के काफी सारे इवेंट्स और डिटेल्स को मैं भूल चुका था लिटरली। क्योंकि देखो यार, तुम लोग भी मानोगे कि अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी और टाइमलाइन का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है। एटलीस्ट मुझे तो कॉम्प्लेक्स लगता है। खैर, उसके सारे सीजन्स को देखने के बाद मुझे संतुष्टि मिली थी। वैसे अब वो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 का फाइनल एपिसोड 7 से 8 महीने बाद रिलीज करेंगे, और कहीं मैं तब तक सारे इवेंट्स फिर से ना भूल जाऊं। खैर, जो होगा देखेंगे बाद में। तो मित्रों, आशा करता हूं कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, जाते जाते मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, तो आगे से कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आया जाए। वैसे मैंने सुना है माय ड्रेस अप डार्लिंग का अगला सीजन आ रहा है।